प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? पढ़ाई लिखाई हो ही रही होगी। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बतलाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया था और उसका जनरल इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ था। और जनरल इंट्रोडक्शन समाप्त होने के बाद हमने आपको फ्लावर के पार्ट भी बता दिए थे। फूल के कितने भाग होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। उसके बाद अब हम आज एक एक चीज बताएंगे उसके बारे में। मेन दो पार्ट जो होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनिशियम, जिसके द्वारा पूरे के पूरे एक फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। वास्तव में फ्लावर ही एक ऐसा भाग है जिसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या जनन इकाइयाँ बनती हैं और इसी में जनन इकाइयों के बनने के बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो हम आज चलेंगे, आज आपको जो मेन सबसे बड़ी चीज है, जो दो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जनन इकाइयाँ हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, उन दोनों के बनने के बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो ओके। आइए अब हम आपको फ्लावर के जो दो मेन पार्ट थे, एक था पुंकेसर और दूसरा था गाइनिशियम या जायाम। पुंकेसर का मतलब एंड्रोशियम और जायाम का मतलब गाइनिशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट है। हमने आपको बताया था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, याद आ रहा होगा आपको। इसमें एक यूं था और ये रंगीन पंखुड़ियां थी और एक ये स्ट्रक्चर, यही मेल पार्ट है और ये वाला फीमेल पार्ट है। हम चर्चा किसकी करेंगे? इस मेल पार्ट की। किसकी करेंगे? इस मेल पार्ट की। हम आपको ये देखिए बता रहे हैं कितना हमने हटाया, इसमें से ये हटा दिया और बचा यही दोनों चीज, मेल और फीमेल पार्ट। हम आपको पहले मेल पार्ट की चर्चा करेंगे। मेल पार्ट में क्या होता है? एक लंबी फिलामेंटस स्ट्रक्चर और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर होती है। ये फिलामेंट और ये एंथर। बात समझ आ गई? ये फिलामेंट लंबा धागेनुमा जो होता है वो फिलामेंट कहलाता है और जो ऊपर बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं एंथर या परागकोश। और इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के बनने की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जेनेसिस। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रहेगा। अगर आपसे कोई भी ये प्रश्न पूछता है कि सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आप सीधे उसे कहिए कि डेवलपमेंट ऑफ मेल reproductive unit which are called as pollen grain in the anther, that is called as microsporogenesis। समझ में आया क्या मैंने कहा? हिंदी में इसको देखें। परागकोश में पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम पुंग बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। फिर से, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पोलन ग्रेन इन द एंथर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसी की बात करेंगे। क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आ जाए हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी प्रोसेस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या मैंने बताया? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंथर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने क्या कहा? एंथर में परागकणों के निर्माण की क्रिया। एंथर जो कि स्ट्रक्चर कुछ यूं बना था, अभी हमने आपको बनाया भी था, बताया भी था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था ना? ये है एंथर, और इसी में परागकण बनते हैं। परागकण इसमें बनने के बाद जब पोलन ग्रेन या परागकण मैच्योर्ड हो जाते हैं तो एंथर फट जाता है, और एंथर के फटने के बाद ये पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। इस पूरी की पूरी फिनोमिना को ही या पूरी की पूरी घटना को ही हम पुंग बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। बात मेरी समझ में आई? अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती क्या है? एंथर के अंदर एक, अगर हम इसका टीएस काटें तो एंथर के अंदर जो टीएस कटेगा वो स्टार्टिंग में कुछ यूं होगा। ठीक, टीएस समझ रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। जब हम इसको काटेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होगी। क्या होगा? एपिडर्मिस। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम भी है और बिना डायग्राम के आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा? एक और लेयर होगी, उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या होगा? हाइपोडर्मिस। ध्यान दीजिएगा, ये बन गई आउटर लेयर को हमने क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। और अंदर वाली लेयर को क्या नाम दिया? ब्लैक लेयर में जो है हाइपोडर्मिस। और जिस समय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है उस समय जनरल हाइपोडर्मिस कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बड़ी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम इसका स्ट्रक्चर बड़ा बना रहे हैं, बाहर की ओर एपिडर्मिस ही है, ये एपिडर्मिस लेयर, और इसके अंदर हाइपोडर्मिस की लेयर होगी। लेकिन जिस समय स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है उस समय इन हाइपोडर्मिस में से कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं सामान्य की अपेक्षा कुछ बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। ये देखिए, बड़ी हो गई, और जब ये बड़ी कोशिकाएं हो जाएंगी इस दशा में हम इनको बोलेंगे प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहेंगे? प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल। हिंदी में नाम कठिन है, अंग्रेजी ही आप याद करें, ज्यादा अच्छा है। प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल, हिंदी में प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका है ना? थोड़ा दिक्कत, आप इंग्लिश याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। अब प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल जब बन जाती हैं तो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल अब एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, परितः विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती हैं। कितनी कोशिकाएं बनाती हैं? दो कोशिकाएं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो कोशिकाएं कैसे बनेंगी? ये बना, बाहर वाली वही लेयर है, कौन सी है? एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस
कि वे कोशिकाएं जो कि आर्ची स्पोरियल सेल में बट गई थी, ये अपेक्षाकृत बड़ी थी, ये मैंने दिखाया यहाँ पे। अब ये कोशिकाएं एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा फिर दो पार्ट में बटेंगी और दो पार्ट में जब बन जाएंगी तो एक कोशिका बाहर की हो जाएगी और एक कोशिका अंदर की हो जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ बन गई, एक कोशिका बाहर की हो गई और दूसरी कोशिका अंदर की हो गई। ध्यान दीजिए, अब एक बाहर, ये आउटर साइड में, एक इनर साइड में। अब आउटर साइड की जो कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, और इनर साइड, दोनों कोशिकाओं के अलग अलग नाम होते हैं। बाहर वाली प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर वाली जो है ये वाली देख रहे हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, हिंदी में प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और अंदर वाली जो है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका, अर्थात प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दोनों विभाजित होती हैं, लेकिन पहले प्राइमरी पैराइटल सेल विभाजित होती है, ये 3-4 बार विभाजित होती है, और 3-4 बार विभाजित होने से इसमें एक मोटी लेयर बन जाती है। कौन सी? हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल लेयर अब धीरे धीरे और मोटी होती जाती है, जिससे अब इसे हम बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या कहते हैं? इंडोथीसियम। देखिए यहाँ पर इंडोथीसियम। अब हम आपको एकदम से यहाँ बता रहे हैं, देखिए इसका लार्ज स्केल पर कैसे डायग्राम बनेगा। यूं बड़ा, इधर कौन सी होगी? एपिडर्मिस। ध्यान दीजिए, ये पूरी आउटर लेयर इंडोडर्मिस और एपिडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस। बाहर वाली परत को हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या थी? हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस कुछ मोटी हो जाएगी और ये बन जाएगी कौन सी? इंडोथीसियम। क्या बन जाएगी? इंडोथीसियम। ये तो है एपिडर्मिस, और ये इंडोथीसियम बन जाएगी। और इंडोथीसियम के अंदर अब डिवीजन और होगा, ये 2 लेयर बन जाएंगी। इसके बाद हर कॉर्नर पे यहां देखिए बनी थी, कौन कौन सी? प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल यानी इधर भी होगी और इधर भी होगी। कुल मिलाकर के चारों कॉर्नर पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बन रही हैं। ठीक, ये यहाँ की सेल मिडिल लेयर का निर्माण करती हैं।
ये अब बीचों बीच में कंडक्टिंग स्ट्रैंड होगा। क्यों? क्योंकि फूड तो चाहिए ना इसे, अभी जो कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है उसके लिए इसे फूड चाहिए, और फूड लाने का काम कौन करता है? वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर स्ट्रैंड। तो इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग स्ट्रैंड। ध्यान दीजिएगा, मिडिल वाला क्या है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड। अगर हम लेवल कर दें, ध्यान दीजिए आप, और ये वाली सेल क्या बन रही है? मिडिल लेयर। इसको हम इधर में दिखा के यहां दिखाएं, मिडिल लेयर। इधर वाला तो समझ ही गए हैं, तो इसको मैं रिमूव करता हूं, तब आपके लिए जगह बनेगी। देखिए, ये वाली लेयर क्या है? मिडिल लेयर। और ये इसके अंदर ही अब नई नई कोशिकाएं डिवाइड होगी। ये डिवीजन कौन करता है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आपको याद होगा कि शुरुआत में मैंने प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दो चीजें बताई थी। तो प्राइमरी पैराइटल सेल से अभी ये डेवलपमेंट हुआ, अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो बचा था, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अब डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके ये नई नई कोशिकाएं बनाएगा जो कि इस गैपिंग में भर जाएंगी, चारों ओर बनेंगी। ध्यान रखिएगा, चारों ओर ये सेल बन जाएंगे। प्रारंभ में ये सटी हुई होती हैं, परंतु बाद में ये क्या होती हैं? ये अलग अलग हो जाती हैं। और जब अलग अलग हो जाती हैं तो यही माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। पहले सटी हुई कोशिकाएं होंगी जो कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के रूप में काम करेंगी, डिवीजन होगा, ढेर सारी नई सेल बन जाएंगी। अब यही क्या कहलाती हैं? माइक्रोस्पोर। क्या कहलाती हैं? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर कहेंगे या इन्हें हम कहेंगे पोलन ग्रेन। बात मेरी समझ में आई? क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन बनेंगे। अब सारी जितनी की जितनी सेल थी उनमें से अधिकांश कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं। कुछ कोशिकाओं से, कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। बाकी जो डैमेज हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं उनसे क्या होता है? उनसे डेवलप्ड हो रहे या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के लिए फूड प्रोवाइडिंग का काम होता है। अर्थात नष्ट हुई कोशिकाएं इनको फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? तो आप ये जान लीजिए। पहले इतना फिर एक बार समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले दो लेयर थी, आउटर एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोशिकाएं से ही कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम, जो कि आर्चीस्पोरियल सेल के नाम से जानी जाती हैं। ये आर्चीस्पोरियल सेल पेरिकाइनल डिवीजन के द्वारा दो सेल बनाती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से डिवीजन होती है जिससे कि हाइपोडर्मिस मोटी हो जाती है और उसको अब इंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। और ज़्यादा डिवीजन होता है तो ये थिक हो जाती है और बीच वाली कोशिकाएं मिडिल लेयर का निर्माण करती हैं या मध्य के स्तर का निर्माण करती हैं, जबकि अंदर की ओर अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो बचा था वो डिवीजन करेगी और बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, जिनसे माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है और ये पोलन ग्रेन इसके अंदर बन गए।
पोलन ग्रेन बनने के बाद ये मैच्योर्ड होंगे, मैच्योर्ड होने के बाद ये पोलन ग्रेन का फट जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये पोलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे, फट जाएगी लेयर, और एंथर भी फट जाएगा, और ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, अब फ्री होके बाहर आ जाएंगे। ठीक, ये पोलन ग्रेन फ्री होके बाहर आ गए। ठीक, और यही पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजिनस, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजिनस की तरफ बनते हैं, ये पोलन ग्रेन अगर हम ये कहें कि मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका के रूप में होती है। ध्यान दीजिए, क्या मैंने कहा, ये पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पोलन ग्रेन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसे बाहर उठा रहेगा, अधिकांश गोल होते हैं, खुरदुरे होते हैं, कुछ अंडाकार भी होते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये गोलाकार ही रचना में होते हैं ये पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन की बाहरी परत को हम बोलेंगे एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन। अंदर की परत को बोलेंगे इंटाइन। और ये साइटोप्लाज्म, ध्यान दीजिए, साइटोप्लाज्म, और ये होता है न्यूक्लियस। बात मेरी समझ में आई? ये सिंगल पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, ये सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये बाहर की परत खुरदुरी, थिक, मोटी आवरण के रूप में होती है, और उसके अंदर एक महीन आवरण होती है, कोमल होती है। बाहर वाली मोटी परत को हम एक्साइन कहते हैं, उसके भीतर वाली परत को हम बोलते हैं इंटाइन। हम आपको ये भी बता दें कि बाहर वाली एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और अंदर वाली ये पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। मेरी बात समझ में आ गई? ये एक जनरल माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा, लेकिन अधिकांश पौधों में जब ये स्वतंत्र होता है, कहां से? परागकोश से, उससे पहले भी इसमें कुछ चेंजिंग होती है। इसमें कुछ समय के बाद क्या होगा, ये देखिए वही लेयर है, इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होने लगेगा। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन स्टेज। और न्यूक्लियस डिवाइड जब होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसमें दो प्रकार के बन जाते हैं न्यूक्लियस। एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। और बड़ी सेल को हम क्या बोलते हैं? बड़े न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। और छोटे वाले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? जनरेटिव। बड़ी वाली न्यूक्लियर पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और छोटे वाले न्यूक्लियस पार्ट को हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके पश्चात कुछ समय के बाद ये जनरेटिव न्यूक्लियस बेस ले लेती है किसी स्थान पे, तब भी ये जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाएगी। ऊपर वाली ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगी। इसमें कुछ चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग क्या होगी? कुछ लंबी हो जाएगी, ये लंबी हो गई। अभी भी ऊपर वाली क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस, और नीचे वाली जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस नहीं, हम इसको जनरेटिव सेल कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया है, अब ये सेल के रूप में काम करेगी। कुछ समय के पश्चात यही जनरेटिव सेल अब डिवाइड होने लगेगी। अधिकांश पौधों में इतने पे ही इतना डेवलपमेंट होता है,
और इतना डेवलपमेंट होने के बाद ये पोलन सेक या यूं कहें कि एंथर से अलग हो जाता है। एंथर के फटने के बाद ये फ्री हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पौधों में ये पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस और डिवाइड होता है और ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जो जेनेटिव सेल था, जेनेटिव सेल में दो पार्ट बन जाएंगे जिन्हें हम मेल गैमीट के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कुछ पौधों में ही केवल ये मेल गैमीट बनने के बाद ये एंथर से अलग होते हैं और अधिकांश पौधों में जब जेनेटिव सेल और ट्यूब सेल दोनों अलग अलग हो जाती हैं तभी ये इस कंडीशन में ही ये एंथर के फटने के बाद फ्री हो जाते हैं और ये पॉलिनेशन या परागण की क्रिया के द्वारा किसी स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तब आगे का डेवलपमेंट होगा। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि ये जेनेटिव सेल भी दो पार्ट में पड़ जाती है और दो मेल गैमीट का निर्माण कर देती है एंथर से फ्री होने के पूर्व ही। तो बच्चों, ये रहा आज का हमारा पूरा लेक्चर जिसमें हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया और मेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में पोलन ग्रेन के डेवलप होने की प्रोसेस को कहते हैं और पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट के रूप में हम जानते हैं और पोलन ग्रेन को ही हम वास्तव में मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल के नाम से जानते हैं। इसी में मेल गैमीट या नर युग्मकों का विकास होता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं। ये हमारा आज खत्म हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट डे हम आपको गायनीशियम के बारे में चर्चा करेंगे और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में भी बताएंगे। ठीक है? ओके।